नवंबर 1962 का समय था। मैं न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के लैटिन क्वार्टर में खेल रहा था जब मेरे एजेंट ने फ़ोन किया। उसको टोरंटो नाइट क्लब में मेरा और मेरी नृत्यकला पार्टनर जूलिया के कार्यक्रम के ऑफर मिला था। एल और हैरी स्मिथ ये जुड़वा भाई इसके मालिक थे। उन्होंने मेरे सपने एक विचित्र प्रस्ताव रखा। उन्होंने मुझे मुद्रा की जगह स्टॉक में भुगतान करने का प्रस्ताव रखा। शो बिजनेस में मुझे वैसे तो कई अजीब अनुभव मिलते रहते थे, लेकिन यह बिल्कुल नया था। मैं आगे और पूछताछ की और मुझे पता लगा कि वे लोग मुझे कोई ब्राइलैंड कंपनी के 6000 शेयर देने को तैयार है। यह एक कैनेडियन माइनिंग फर्म थी जिसमें उनकी रुचि थी। उस समय उनके एक शेयर की कीमत 50 सेंट थी। केवल यही मुझे पता था कि स्टॉक एक शेयर की कीमत गिरते चढ़ते रहते हैं। इसीलिए मेरे स्मूथ भाइयों से इस बात की गारंटी देने को कहा। यदि स्टॉक 50 सेंट से नीचे गिर गया तो उन्हें नुकसान को बराबर करना होगा। वे 6 महीना के समय में ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। हुआ ऐसा कि मैं टोरंटो वाला कार्यक्रम देख नहीं कर पाया। मुझे स्मिथ भाइयों को निराश करने के लिए बहुत बुरा लगा। मेरे भरपाई करने के लिए उनसे स्टॉक खरीदने की पेशकश की। मुझे उन्हें $3000 का चेक भेज दिया और ब्राइलैंड स्टॉक के 6000 शेयर ले लिए। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। 2 महीने बाद एक दिन खाली बैठ हुआ मेरी नज़र अखबार में स्टॉक की कीमतों की ओर गई। मैं अपने कुर्सी पर उछल पड़ा। मैं ब्राइलैंड स्टॉक के 50 सेंट की कीमत $1.90 हो गई थी। मैंने उसे तुरंत बेच दिया और मुझे लगभग $8000 का मुनाफा हुआ। पहल तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। यह मेरे लिए चमत्कार जैसा था। यह मेरे लिए वैसा था जैसा कोई व्यक्ति पहली बार रेस में जाता है और अपने भाग्य से सभी विजेताओं को पीछे छोड़ देता है और अपनी जीत को भुनाने के बाद सामान्य रूप से पूछता है, यह सब कब से चल रहा है। मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ को गंवाता रहा। मैंने स्टॉक मार्केट में प्रवेश के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह तैयार कर लिया। मैं अपने निर्णय से कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन अनजाने जंगल में जाने वाली परेशानियों के बारे में मुझे नहीं पता था। मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कम पता था। उदाहरण के लिए मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि यह न्यूयॉर्क में भी है। मुझे केवल कैनेडियन स्टॉक्स के बारे में सुना था, विशेष रूप से माइनिंग शेयर्स के बारे में, चूँकि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहे थे। इसीलिए इनसे साथ चिपके रहने में ही भलाई थी। लेकिन शुरुआत कैसे की जाए, कौन से स्टॉक खरीदे जाए, इसके बारे में कैसे पता लगाया जाए। आप उन्होंने एक पिन से उठा नहीं सकते। आपके पास सूचना नहीं होनी चाहिए। यह मेरी मुख्य समस्या थी। उन्हें कुछ लिए जाए। अब मुझे लगने लगा कि यह आम आदमी के लिए असंभव है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस महान रहस्य को समझने के लिए मुझे बस कई लोगों से बात करने की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि अगर मैं अक्सर लोगों से पूछता रहूँगा तो इस विषय के जानकर लोग परिचित ज़रूर हो जाऊँगा। मैं जिनसे भी मिला सभी से यह पूछता रहा कि क्या स्टॉक मार्केट के बारे में कोई जानकारी है। नाइट क्लब में काम करते हुए मैं धनी लोगों से मिला। मुझे लगा कि शायद उन्हें इस बारे में मालूम होगा, इसीलिए उनसे भी पूछा। यह प्रश्न हमेशा मेरी जुबान पर रहता था, क्या आप किसी अच्छे स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। अचंभे की बात थी कि सभी को किसी न किसी स्टॉक की जानकारी थी। अमेरिका में मैं ही ऐसा व्यक्ति था जिसके पास स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी नहीं थी। मैं उत्सुकता होकर उसकी बातें सुनता था और पूरी लगन से उनकी सूचना का अनुसरण करता था। मुझे जो खरीदने को कहा गया मैंने खरीदा। स्टॉक खरीदने के इस तरीके की असफलता को समझने से मुझे बहुत समय लगा। मैं उस आशावादी आधार विहीन छोटे निवेशक का एक छोटा उदाहरण बन गया था, जो मार्केट में अंदर बाहर गोते लगाता रहता था। मैंने उन कंपनियों के स्टॉक खरीदे जिनसे नाम मैं ठीक से जानता भी नहीं था।
ये कंपनी क्या करती और कहाँ से आई मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे किसी न किसी से कुछ सुना हुआ बता दिया और मैं मान गया। मेरे जैसा अनभिज्ञ खरीदार शायद ही कोई रहा होगा। मुझे बस इतना पता था कि मेरे प्रदर्शन वाले आखिरी नाइट क्लब के आखिरी हेड वेटर ने जो मुझे बताया था वह अच्छा था। सन 1953 की शुरुआत में मैं टोरंटो में प्रदर्शन कर रहा था। चूँकि मुझे ब्रायलैंड कंपनी से पहली बार में ही $8,000 की असाधारण रकम मिली थी, इसीलिए मेरी नज़र में कनाडा आर्थिक स्मृति की भूमि थी। इस वजह से मुझे लगा कि किसी उम्दा जानकारी के लिए यह सही जगह होगी। मैं बहुत से लोगों से एक अच्छे तथा विश्वसनीय ब्रोकर के बारे में पूछता रहा और फिर किसी ने मुझे एक व्यक्ति के बारे में बताया। मुझे यह मानना पड़ा कि उसके ऑफिस को देखने के बाद मैं काफ़ी हैरान और निराश हुआ। वह एक छोटा गंदा सा किताबों से भरा जेल जैसा कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। बाद में मुझे समझ आया कि इन्हें चार्ट्स कहते हैं। वह मेज पर एक छोटा व्यक्ति आदमी बैठा हुआ था जो संख्यांकी आंकड़ों से पुस्तकों में खोया हुआ था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसको किसी अच्छे स्टॉक के बारे में पता है तो वह एकदम से सक्रिय हो गया। वह मुस्कुराया और उसने अपनी जेब से एक डिविडेंड चेक निकाला जिस पर एक प्रसिद्ध गोल्डन कंपनी कर एडिसन का नाम लिखा था। वह खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे दोस्त, इसकी तरफ जरा ध्यान से देखो। मुझे पता है इसमें ओरिएंटल स्टॉक जिसने भी खरीदा है उसी तरह ओरिएंटल स्टॉक की कीमत से 5 गुना का डिविडेंड यह मेरी तरह किसी भी व्यक्ति को उत्साहित करने का है। डिविडेंड की रकम 80 सेंट थी। इसका मतलब उसके पिता ने इसे 16 सेंट में खरीदा था और इसका मतलब उसके पिता ने मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि यह व्यक्ति अपनी स्टॉक के 35 सालों से कैसे संभाले हुए था। उस छोटे से व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसी तरह एक और स्टॉक को सालों से खोज रहा है। अपने पिता की सफलता को देखते हुए उसको यकीन था कि उसकी खोज का उत्तर गोल्डन माइंस में ही है। उसने मुझे विश्वास दिला दिया कि आखिरकार उसे वह स्टॉक मिल ही गया था जिसे वह ढूंढ रहा था। इस स्टैंसमेल्टिंग नामक कंपनी थी। उत्पादक आंकड़ों, अनुमानों और वित्तीय सूचनाओं के आधार पर उसने हिसाब लगाया कि ये सोने की खदानें अपने वर्तमान में दुगना उत्पादन क्षमता रखती हैं। इसीलिए अगर इनके स्टॉक में $5 अगर जाएं तो ये ज़रूर ही $10 के बराबर हो जाएंगे। इस बहुश्रुत सूचना पर मैंने ईस्टर्न मैलेंटिक के 10,000 शेयर 290 सेंट तुरंत ही खरीद लिया। मैं उत्सुकता से उस पर नज़र रखे था और वह 270 फिर 260 सेंट पर आ गया। एक सप्ताह के अंदर वह 241 सेंट तक गिर गया। मैं जल्दबाजी में वह स्टॉक बेच दिया। मुझे लगने लगा कि इस मेहनती संख्यांकी दिमाग के ब्रोकर के पास भाग्य निर्माण का उत्तर नहीं है। तब भी सारी बातें मुझे आकर्षित करती रही। मैं जानकारियों को अनुसरण करता रहा लेकिन उसके कभी कभार ही धन कमा पाया। यदि कमाया भी है तो दूसरे नुकसान से बराबर हो गया। मैं इतना नौसिखिया था कि ब्रोकर के कमीशन और टैक्स ट्रांसफ़र के बारे में भी कुछ नहीं समझता था। जैसे मैंने जनवरी 1953 में कैरेन माइंस के 10 सेंट प्रति स्टॉक के हिसाब से 10,000 शेयर खरीदे। मैं बिल्ली की तरह मार्केट पर नज़र रखे था और जब अगले दिन कैंडन 11 सेंट प्रति शेयर हो गया, मैं अपने ब्रोकर को फ़ोन करके उसे बेचने के लिए कहा। मेरे अनुमान से मैंने 24 घंटे में $100 कमा लिए थे और मैं इतनी जल्दी थोड़ा सा लाभ कमाकर अपने को बहुत बड़ा होशियार समझ रहा था। जब मैंने अपने ब्रोकर से दोबारा बात की तो उसने मुझसे पूछा, तुमने नुकसान उठाने का फैसला क्यों किया? नुकसान? मैंने तो $100 कमाए थे जिसने मुझे आराम से समझाया कि 10,000 शेयर्स को खरीदने के लिए $50 और अगले दिन बेचने के लिए ब्रोकर को कमीशन $50 बनता है। इसके साथ ही बेचने पर ट्रांसफ़र टैक्स भी लगते हैं। इस समय जो अनजान से स्टॉक मेरे पास हैं उनमें
करंट भी एक था। इसके अलावा मोगल माइंस, कंसल्टेंटेड, सडबरी बेसिन माइंस, क्लेबेक स्मेल्टिंगन, रक्सेस पर जे एक्सप्लोरेशन भी मेरे पास थे। फिर भी इस कैनेडियन खरीद फरोख्त में मेरा 1 साल अच्छा रहा। मुझे लगने लगा कि मैं एक सफल व्यापारी और स्टॉक मार्केट का बड़ा ऑपरेटर हूँ। एक टिड्डे की तरह मैं मार्केट के कभी अंदर कभी बाहर आता रहा। मैं 2 पॉइंट्स बनाकर भी खुश होता था। एक टाइम मेरे पास थोड़ी थोड़ी संख्या में 25 से 30 स्टॉक ही होते थे। उनमें से कुछ लिए मेरी विशेष रुचि बन गई। यह अलग अलग कारणों से हुआ। कभी इसलिए क्योंकि उसे मेरे किसी अच्छे दोस्त ने दिया था, तो कभी इसलिए क्योंकि मैंने उसमें धन कमाया। इसी वजह से मेरे लिए कुछ स्टॉक दूसरे से ऊपर हो गए और इसके पहले मैं समझ पाता मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी तरह स्टॉक पालना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।